आज हम लोग बैठे हुए हैं सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल कश्यप जी के पास। ओमपाल जी से हम बात करेंगे। अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है, किसानों का आंदोलन इतना उग्र हो चुका है कि अब ना तो संभल रहा है, ना ही सरकार संभल पा रही है, ना ही किसान। और उनकी एक ही मांग है कि जो किसानों के लिए बिल जो पास किया गया था उसमें कुछ खामियां हैं, उन खामियों को जब तक वो दूर नहीं करेंगे, किसान इस आंदोलन को आगे करते ही रहेंगे। और सुना यह भी जा रहा है कि किसान जो है इतना गुस्से में है, इतना उग्र है कि वो अपना 6 महीने का राशन पानी भी साथ लेके आया है। और कहना है उनका कि जब तक ये मांग खत्म नहीं हो जाएगी, उनकी मान नहीं ले जाएगी, इस अध्यादेश को जारी कर, इसको रद्द नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वो ये आंदोलन जारी रखेंगे। तो हम बात करते हैं ओमपाल जी से, आखिर उनका मानना क्या है। सर, किसान आज के समय में जमीन पर उतर के आ चुका है और जितनी भी सरकार ने कोशिश की है ये मनाने की कि किसान के हित में हमने बिल बनाया है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर क्यों? देखिए, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जो आप इस इंटरव्यू को लेने के लिए मेरे पास आए, क्योंकि मैं किसान वही से निकला हुआ इंसान हूं। मैं किसानों की मेहनत, कर्मठता और उनकी शक्ति को भली भांति जानता हूं। जो जमीन का सीना फाड़ के अन्न पैदा कर सकता है, तो वो किसी भी बिल को फाड़ना या फड़वाना जानता है। अब ये मान लीजिए आप कि अब जो लोकतंत्र भारत पे काबिज हुआ है, जिसको अतिक्रमण कहा जाता है, सत्ता के मत में चूर होकर के इस भारतीय जनता पार्टी ने 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढाई थी और इस्तीफा पार्लियामेंट में देना पड़ा। आज भारत की अगर जान है, शान है, मान है और भारत का स्वाभिमान है, तो देश का किसान है जो अन्न पैदा करता है, जिस अन्न को खा के हम लोग आंखें खुलती हैं हमारी। अगर अन्नदाता का हाल जो सरकार कर रही है, जैसे उन्होंने देश में कुछ जुल्म कर दिया हो, जो उग्रवाद देश पर सीमाओं पर सैनिकों को मिटाने का काम कर रहा है, उससे तो मुकाबला सरकार से लिया नहीं जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसानों ने आंदोलन करके सरकार उनको उग्रवादी की तरह जो मार रही है, मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि कहीं ऐसा ना हो जाए। भारत में लगभग 85% की बात करते हैं, लेकिन 65% किसान है और 65% में अगर ये किसान आधा भी सड़कों पे आ गया, तो जिस सरकार के मत में चूर होकर के मोदी जी जो सत्ता के मत में चूर होकर के आज लाठी चार्ज करा रहे हैं और जो अतिक्रमण कर दिया है, ये जनता जनार्दन सरकार बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सरकार के दिन खराब आ गए हैं और लोग कहते हैं बड़े बूढ़े कि जब गीदड़ के मरने के दिन आते हैं तो वो शहर की तरफ भागता है। और आज किसान के साथ जो हो रहा है, मैं बिल के ऊपर थोड़ा कहना चाहता हूं। सरकार ने जो बिल बनाया है 1860 में अंग्रेजों की सरकार ने जो कर लगाया था कि 97.5% कर लगाया था कि केवल 2.5% जनता, देश की जनता के पास होना चाहिए। विदेशी नीतियों को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी आज अपनी मानसिकता, मैं कहूंगा कि विदेशी मानसिकता को जो देश में चलाना चाहते हैं, ये विदेशी मानसिकता
इस देश में चलने वाली नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान देश के दलित के बेटे ने, गरीब के बेटे ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। उसने मूल प्रस्तावना में इस देश के गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो सुविधाएं, जो अधिकार हमें दिए हैं, उन सुविधाओं से हम लोग आज इस बात को देख रहे हैं कि सरकार की मंशा हमारे प्रति अच्छी नहीं है। जब देश आजाद नहीं हुआ था, 1921 में मद्रास में मीटिंग हुई थी, देश का संविधान कहता है। और उस 1921 में जब मद्रास में मीटिंग हुई तो यह तय हुआ था कि ये भारत देश आजाद होना चाहिए। हजारों साल से भारत गुलाम रहा, 600 साल से मुगलों ने राज किया, 200 साल तक पठानों ने राज किया और लगभग 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। यानी हजारों साल तक गुलाम रहने वाला भारत आज इस गुलामी की जंजीर में जो जकड़ा हुआ था, ये देश जब आजाद हुआ तब मीटिंग हुई थी 1921 में, उससे पहले कि मुल्क को आजाद होना चाहिए। उस मीटिंग में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जो मुख्य राजनीतिक या सामाजिक कर्णधार थे, वो इकट्ठे हुए और ये तय हुआ कि देश आजाद होना चाहिए। और उसके बाद ये तय होने के बाद संघर्ष शुरू हुआ और 1927 में रांची में मीटिंग हुई। और उस रांची की मीटिंग में ये तय हुआ था कि भारत की भुखमरी और अकाल अगर खत्म करना चाहते हो, कि जब तक प्रत्येक भारत के नागरिक को भूमि का स्वामी नहीं बनाया जाएगा, तब तक भारत से भुखमरी और अकाल दूर गरीबी हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रत्येक आदमी को जो भूमिहीन था, उनको जमीन का स्वामी बना करके उनको ये मुहैया कराया था कि वो खुद खेती करके अपना भी पेट भरेंगे और देश के लोगों का भी पेट भरेंगे। लेकिन आज 73 साल की आजादी के बाद जो उस समय किसान को राजा बनाया था, वोट दे करके राजा बनाया था, वोट पर भी इन्होंने अतिक्रमण कर दिया है। और जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जो 1860 में अंग्रेजों ने कर लगाया था, जो 48 कर लगाए थे, और उस 48 कर के वजह से भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो सोने की चिड़िया आज मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है अगर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री कुछ दिन और रहे, शायद अंग्रेजों का शासन मैं कहूंगा इनसे अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भारत को कंगाल करा कि जैसे पहले सारी मुद्रा, सारा गोल्ड, सारा सोना विदेशी लोग ले गए थे, ऐसे ही मोदी जी ने अपनी रणनीति के तहत अपनी सरकार को बचाने के लिए और पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला पूंजीपति सामंतशाहियों को मजबूत करने के लिए, अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए इस देश की लोकतंत्रता और इस देश की हैसियत विदेशों के हाथों में गिरवी रख दी है। इसलिए ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं। लोग तो कहते हैं कि देश का संविधान भी खतरे में है। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, अगर देश के प्रधानमंत्री आप बने हैं, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उसमें मूल प्रस्तावना में पिछड़ों को आरक्षण ना देते, तो आप बड़ा गांव के प्रधान भी नहीं बन पाते। अगर पीएम बने हो तो बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत बने हो। और मैं कहना चाहता हूं आरएसएस के, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे आरएस के कोई भी हो, मैं कहना आप कितनी भी फौज तैयार कर लीजिए, अगर ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान की फौज एक दिन खड़ी हो गई, तो जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, 32.5 करोड़ लोग भारत में थे और 4.5 करोड़ लोगों ने
क्रांति में जो स्वतंत्रता सेनानी हुई थी और 1857 में और 1856 के अंदर जो मंगल पांडे कांड हुआ था और जो धू करके के 10 मई को जिस तरीके से मेरठ में आग लगी थी, उसके बाद दिल्ली में 11 को एटा मैनपुरी जलना शुरू हुआ, लखनऊ और पूरे भारत में 360 कबीले अंग्रेजों के जला दिए थे। घमंड में मत रहना, ये भारत देश संविधान का देश है, न कि ये मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का देश है। हमने आपको, सरकार को, अगर किसानों ने और देश के नौजवानों ने अगर आपको सीट पर बिठाया है तो आप भारत के वोटरों के नौकर हो, आप कार्यकर्ता हैं, आप देश के चौकीदार हैं। आप मालिक बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो सर्वजन लोक शक्ति पार्टी ने यह तय किया है कि 6743 जातियों को मैं लामबंद करके, अगर आप इस सत्ता के मत में चूर हुए हैं तो हम भी अपने अधिकारों के मत में चूर होकर के सरकार से टकरा करके और किसान आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। और हम ये बात रखेंगे कि आज देश का किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है और नौजवानों ने ये तय कर लिया, किसानों ने, कि अब कुछ भी हो जाए हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़कर रहेंगे। अभी आपने संविधान की बात की, इतिहास की बात की कि जब इतिहास बनाया जा रहा था, संविधान रचा जा रहा था, तो सभी लोगों का सहयोग इसमें था और उनकी मंशा थी कि भारत देश जो है उन्नति की ओर बढ़े। जिस तरीके से पुराने जमाने में सोने की चिड़िया भारत देश कहलाता था, उसी आधार पर वो संविधान लिखा गया था। सबको समान अधिकार देने की बात कही थी, समान रोजगार देने की बात कही गई थी, समान अवसर पैदा करने की बात कही गई थी। क्या कारण है कि पिछले 6 साल से जो सरकार कोई भी कानून लेके आती है, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे वो किसान विरोधी बिल ही क्यों ना हो, तो इसका विरोध जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाता और सरकार अपने मत में चूर है। आखिर ऐसा क्यों? सरकार ने अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर कर दी, भारत को उस कगार पे पहुंचा दिया है कि कोई भी व्यक्ति संघर्ष करने के लिए तैयार यूं नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के कारोबार, जिस तरीके से रावण अपने मत में चूर होकर के उसने काल को अपने पास रख लिया था, मौत को रख लिया था, शनि को रख लिया था, इसी तरीके से भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण की तरह वो तैयार हो चुका अपने आप में और सत्ता के मत में चूर होकर के उन्होंने न्यायाधीशों को अपने पास गिरवी रख लिया। मैं कई बार कहता हूं कि उच्च न्यायालयों के सर पर पड़ती देखी सत्ता की ठोकर है और जो कलम वेद रच सकती थी आज सत्ता की कुर्सी की नौकर है। इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आरएसएस ने देश को, नौजवानों को और बच्चों को शुरू से रणनीति बना दी है कि हिंदू राष्ट्र को बनाना है और आपको एक श्रृंखला के तहत हमारे साथ रहना है। आज निर्वाचन आयोग गुलाम कर लिया है, आज मिलिट्री के कर्नल जनरल अपनी मर्जी के लगा लिए हैं, देश में जितने भी राज्यपाल हैं अपनी मंशा के लगा लिए हैं, आज सीबीआई अपने पास इन्होंने गिरवी रख ली है, देश का मीडिया गिरवी रख लिया है। बुरा मत मानना, आप लोगों को बात कह रहा हूं, जब आज हर चीज गिरवी रख ली है तो फिर इस देश की जनता की आवाज उठाने वाला कौन है? ना शोहरत है, ना दौलत है, ना प्रचार सामग्री है। इस देश को चौराहे पे खड़ा कर दिया भीख मांगने के लिए और गरीब व्यक्ति कभी संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होता है। आज तमाम पार्टियां जो विपक्ष में हैं, आज वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में, चाहे मान लीजिए या पैसे के कारण, वो भी मजबूर हो चुकी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से देश सोने की चिड़िया था, देश से यहां से बाहर सामग्री जाती थी, जो ढाका की मलमल है और सूरत की मलमल, 15 मीटर का कपड़ा माचिस की डब्बी में बंद करके और वो जाया करता था जो सिंधु घाटी से, तो विदेशों में हमारा कपड़ा बिकता था, वहां से तराजू में सोना रख करके आता था। फिर यहाँ से देश वनस्पतियों का देश है, मसाले हर पेड़ में हैं,
तमाम मसाले दवाइयां विदेशों में जाती थी और 37% यहाँ पर व्यापार लोग करते थे और वहां से सोना लाते थे। झारखंड से, यहाँ से साथियों मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से लोहा जाता था और सोना आता था, तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जब जब जनता के पास पैसा हुआ है तो देश में अमन, चैन और भाईचारा बना है। और जब जब भारत का जनता का पैसा लूट करके राजा जो ताकतवर दौलतमंद बना है तो तानाशाही हुआ है। ये मैंने इतिहास पढ़ा है। आज सारा जनता का और तमाम कारोबार का जो पैसा नोटबंदी में लुटाई हुई थी, भारत तो उसी समय अंग्रेजों की तरह भाजपा ने कंगाल कर दिया था। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है तमाम ऐसी नीतियां लेकर के आते हैं कि भारत हमेशा हमारे गुण गाए, किसी दूसरे के गुण ना गाएं। और मैं कहना चाहता हूं अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले चुनाव में जैसे मोदी आए थे ना ऐसे ही चले जाएंगे। बड़े बूढ़े कहते हैं जैसे गधों से सींग चले गए थे ना, ऐसे ही जो सर पे बिठा रखा है मोदी को मीडिया ने, ना मीडिया रहेगी और ना मोदी रहेगा। रहेगा तो देश में किसान और नौजवान रहेगा। जिस प्रकार की आजकल हमें माहौल देखने को मिलता है, एक समय था कि हिटलर भी, जर्मनी का जो हिटलर था वो भी तानाशाह हो गया था और जब जनता उसके सामने खड़ी हुई तो उसने अपने आप को गोली मार ली। क्या लगता है कि इस समय जो तानाशाही चल रही है इसी प्रकार की चल रही है? मैं कहना चाहता हूं हमारे पूर्वांचल में कहावत है, जिसके पैर ना पटी बुआई वो क्या जाने पीर पर आई। सबसे पवित्र अगर कोई रिश्ता होता है भारत में, आप जानते हैं पति पत्नी का होता है। बेटे छोड़कर चले जाते हैं लेकिन पत्नी नहीं जा सकती है। और जो सत्ता के मत के लिए, जो अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए अपनी वाइफ को, अपनी औरत को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी मैं कहना चाहता हूं पत्नी को अगर वो छोड़ सकता है, अगर उसके सीने में एक औरत नहीं समा सकती तो फिर भारत कैसे समा सकता है। अगर मोदी के भी 2-4 बच्चे होते, योगी के होते, तो आज देश की हालत बहुत अच्छी होती। इनका तो एक ही परिवार है, एक हिंदू और एक मुसलमान, दोनों को लड़ाते रहो। कभी मंदिर के मुद्दे पर चर्चा, यहाँ पर तमाम एजेंट बना रखे ओबीसी जैसे कि उनको, हिंदुओं को 4 गाली दिवाइए और हिंदू इकट्ठा हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं अगर मंदिर वालों को 2 महाराज जी की डेथ हो गई तो सारा हिंदू इकट्ठा हो जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं जिस तरह की रणनीति बना के चल रहे हैं, ये रणनीति आने वाले देश में बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। अभी आपने हिंदुओं की बात की। हिंदू वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं, हाँ। जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों की जो गिनती है वो 6743 जातियों में बटी हुई है। जब लड़ने की बारी आती है तो वो उनको हिंदू बना देते हैं और जब उनको हक और अधिकार देने की बारी आती है तो उनको शूद्र बना दिया जाता है। इतना भेदभाव आखिर आज भी क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है, जब देश के प्रधानमंत्री की वोट की कीमत एक है और वाल्मीकि समाज के वोट की कीमत एक है, ओबीसी वालों की कीमत एक है, अल्पसंख्यक वालों की एक कीमत है, तो फिर इस तरीके के मोर्चे क्यों बना रखे हैं? ओबीसी मोर्चे का क्या मतलब है? अगर ओबीसी मोर्चा है तो अपर कास्ट भी मोर्चा होना चाहिए। मैन पद तो जितने भी हैं जिनसे तकदीर लिखी जाती है वो तो केवल 15% वालों के पास है, और जिनको खाली मिठाई के डब्बे बांटने रिश्तेदारी में उनको मोर्चे के पद दे रखे हैं। ये इतना बड़ा भेदभाव क्यों है? अगर ऐसा भेदभाव तो लोकतंत्र को खत्म कर दिया इन्होंने, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है आज। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो देश खतरे में है। तो अगर देश को उभारना है तो इस पार्टी को खत्म करना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक इस देश का गरीब मरता रहेगा, और जब तक देश का गरीब रहेगा भारतीय जनता पार्टी अमीर रहेगी, और जब इस देश की भारतीय जनता पार्टी गरीब हो जाएगी तो देश की जनता अपने आप ही अमीर हो जाएगी। जनता आखिर इकट्ठी कब होगी? और जिस तरीके से चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग जो है इस समय परेशान है। मगर जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो सब अलग अलग होकर ही लड़ाई लड़ते हैं, एक साथ क्यों नहीं आते?
क्यों जो विपक्षी दल है वो सारे एक साथ क्यों नहीं आते, क्यों नहीं जवान इकट्ठा होता, क्यों नहीं किसान इकट्ठा होता और इनके खिलाफ मोर्चा छोड़ता है? ऐसा क्यों, क्या कारण हो रहा है कि ये आपस में विघटित है और कब तक रहेंगे? फूट डालो, राजनीति करो। इन्होंने हमें, हमारे अंदर फूट डाल रखी है, ये लालच देते हैं लोगों को। मैं कहता हूं जब तक इस देश में 6,743 जातियों वाले, जब तक चमचा युग नहीं खत्म होगा। हमारे नेता थे एससी समाज के, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। आज बहुजन कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो नेता की नीति आज भी मैं याद करता हूं कि काशीराम साहब ने कहा था कि जब तक इस देश में चमचा युग नहीं खत्म होगा, जिस हाथ में चमचा चलता है, एक चमचा होता है तो भिगोने में चलता है, एक चलता कढ़ाई में चलता है, एक पतीली में चलता है, एक थाली प्लेट में चलता है और एक से चम्मच से हाथ से खाना खाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं आओ सब लोग मिलजुल करके इस बहुजन और सर्जन की बात करें, और जब तक उस हाथ पे डंडा नहीं लगा जिसके हाथ में वो चल रहा है, ना हाथ रहेगा और ना चमचा रहेगा। चमचा युग जो हो रहा है उसकी वजह से हमारे में बंटवारा हो रहा है। अभी मौजूदा परिस्थिति में भी लगभग 131 सांसद जो कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी से आते हैं, क्या आप उनको चमचा समझते हैं या मानते हैं? गुलाम हैं वो, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए गुलाम हैं। अगर वो बात करते हैं ओबीसी की, तो फिर उन्होंने क्या आज तक ओबीसी की आवाज उठाई है? अगर 76 SC समाज के सांसद हैं तो 76 कल पार्लियामेंट बैठ जाएं, जो वो चाहेंगे वही होगा। जो ओबीसी समाज के सांसद हैं कल वो बैठ जाएं। मैं कहना चाहता हूं ये ओबीसी समाज के नहीं है, क्योंकि जो वोट पड़ा है, अब वोट लोकतंत्र की मैं बात करता हूं, जनता कैंडिडेट को वोट नहीं देती है, सिर्फ कैंडिडेट के नाम पर वोट मांगा जाता है। प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनता था, आज उल्टा सिस्टम हो चुका है कि देश का प्रधानमंत्री तय करता है कि एमपी कौन बनेगा, एमपी तय करते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, विधायक तय करते थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज मुख्यमंत्री तय करता है कि कौन विधायक बनेगा, जो मुख्यमंत्री ने बोल दिया वो विधायक बनेगा। तो विधायकों का फायदा क्या है? लोकतंत्र खत्म हो चुका है। एक एमपी बना, मुख्यमंत्री बना दिया, उससे पूरा देश राज्य चल रहा है। एक प्रधानमंत्री बना दिया, उससे देश चल रहा है। तो फिर जनता की आवाज कहाँ है? कहाँ है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व? कहाँ है फिर लोकशाही? कहाँ पर है एक न्याय, एक लोकपाल बिल कहाँ आ जाएगा हमारा? अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने बोला था कि विधान पालिका होती है, न्यायपालिका होती है और एक कार्यपालिका होती है, तीनों पालिका तो खत्म कर दी है। मैं ये बात कहने के इसलिए चाह रहा हूं कि हम वोट डालने जाते हैं, वोट उम्मीदवार को नहीं डालते। जनता से लोगों से कहना, भाइयों आप वोट उम्मीदवार को नहीं डालते, केवल आप मशीन को डाल पाते हो। आगे मशीन की मर्जी है, जो उसके आका ने वो सेट कर रखी है, वो किसको वोट डालेगी मशीन, ये मशीन तय करती है। आप लोग तो केवल अपना मत का दान ये सोच के जाते हैं कि मैंने फला को दिया है। मर्जी मशीन की होती है, इसलिए वोट कितने भी डाल लेना, आपकी मर्जी का राजा नहीं बन सकता। जब तक बैलेट पेपर पर और मशीन के द्वारा जब चुनाव होगा, दोनों का मेल करा जाएगा, और जब मेल कराने के बाद अगर दोनों की काउंटिंग बराबर है तो मैं मान के चलूंगा कि सही चुनाव हुआ है। नहीं तो चुनाव में धांधलेबाजी, अरे जो सर्वोच्च निस्वार्थ भाव से जो ईमानदारी का हमें वोट दिया था, अगर उसके अंदर भी धांधलेबाजी हो रही है, फिर सरकार समूची कहां बची है? सरकार तो झूठी और पापी बन चुकी है। ऐसे में जनता तो जो अपने मन का उम्मीदवार है उसको चुनने की बात करती है। अभी आपने ईवीएम पर बड़ी कड़ा प्रहार कर दिया कि वो बिल्कुल मनुष्य तो अपना वोट जहां देना चाहता वहां मगर मशीन के माध्यम से वो कहीं और ट्रांसफर हो जाता। तो ऐसे में जनता आखिर करे क्या? जनता अपना उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा करे। मैं सर्जन लोक शक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं खुद देश के लोगों से अपील करता हूं, आप मेरी भी पार्टी का उम्मीदवार मत खड़ा करना। निर्दलीय सारे भारत में जो भी चुनाव हो, चाहे वो वार्ड का हो, निगम पार्षद का, चाहे वो असेंबली विधायक का हो, चाहे वो एमपी का हो, पार्लियामेंट का, अगर निर्दलीय खड़े होंगे तो फिर उसमें सरकार की मानसिकता अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो कैंडिडेट सरकार के नहीं हैं और ना मशीन के हैं, वो जनता के खड़े हुए, जनता के द्वारा जब चुन करके जाएंगे, फिर जनता के कैंडिडेट तय करेंगे कि हम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। पहले घोषणा करने वाला जो होता है, ये मानसिकता इनकी पहले तय हो जाती है, मशीन भी सेट हो जाती है।
पद भी तय हो जाता है, प्रधानमंत्री तय हो जाता है, और जितने टेंडर छूटते हैं, नौकरियां होती हैं, सब तय होने के बाद मीडिया की भरपाई हो जाती है, पूंजीपतियों को काम मिल जाते हैं, जनता के हाथ में फिर कटोरा हो जाता है। जब तक वोट नहीं डालते तब तक तो हम राजा होते हैं, और जब मत का दान कर देते हैं, जो भिखारी आता है वोट मांगने के लिए, अरे जो मांगने आता है वो राजा नहीं होता है, वो तो भिखारी होता है। जो दान देता है वो राजा होता है। लेकिन आज यहाँ जब मत का दान कर देते हैं तो जिसको दान देते हैं वो तो राजा बन जाता है, और जो दान देता है वो 5 साल तक इन नेताओं का भिखारी बन जाता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो भारत में मूल प्रस्तावना में जो हमें साफ साफ लिखा है, जो वोट का अधिकार दिया है, मैं चाहता हूं भाइयों कि 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन महीना 15 दिन के लिए राजा नहीं बनो, 5 साल के लिए अगर आपको राजा बनना है तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो, और लड़ करके ये दिखा दो कि उसके बाद तय किया जाएगा कि हम कौन सी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, कौन सी पार्टी देश हित में है और कौन सी पार्टी अनहित में है, ये तय जनता करेगी। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जब इस मौजूदा स्थिति में सभी लोगों को पता लग चुका है कि जो मौजूदा सरकार है वो किसी के भी काबिल नहीं है, उसके जो कहनी और कथनी में बहुत अंतर है, कहती कुछ है करती कुछ है, इससे हर वर्ग परेशान है, तो आखिर इसको सत्ता से उखाड़ फेंकने का क्या उपाय है? इसको सत्ता से उखाड़ने का ये है तरीका, आप तरीका पूछ रहे हैं जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, लोग कई बार कहते हैं ओमपाल कश्यप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति धर्म के नहीं थे, वो महापुरुष थे, और महापुरुष किसी जाति के नहीं होते। वो देश के डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो लोकतंत्र के डॉक्टर थे, लोकतंत्र के डॉक्टर। वो शारीरिक तौर पर इलाज नहीं करते थे, वो मानसिक तौर पर लोगों का इलाज किया है, और जिनका मानसिक तौर पर जिन्होंने उनको पढ़ा है वो आज कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, ऐ मेरे देश के नौजवानों, 73 साल की आजादी के बाद भी आज भी हमारे हाथ में मजबूरी और लाचारी और गुलामी की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। आप आगे बढ़ो, और आगे बढ़ करके एक तय करो कि भारत में एक ही पार्टी है जिसका नाम है सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, जो संविधान के माध्यम से चल रही है, और मैं उसे चला रहा हूं। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो छोड़ दो, 2346 पार्टी निर्वाचन आयोग में है। अरे कौन व्यक्ति कहता है कि भारत के संविधान के माध्यम से है? भारत के संविधान के माध्यम से अगर पार्टी चलाना चाहते हो, अगर इसका इलाज चाहते हो, तो हर वोटर को अपने घर में 33 करोड़ देवी देवताओं को मानो, जिसको मानना है, सारे ग्रंथों को मानो, लेकिन अपने घर में एक भारत का संविधान खरीद के रख लो, और जब संविधान पढ़ करके वोट डालोगे तो फिर आपका वोट गलत नहीं होगा, और जो उम्मीदवार भी होगा, जिसको देश के संविधान के बारे में जानकारी होगी, उसकी मान्यताएं क्या है, कितनी धाराएं हैं, संविधान कब बना था, किसने बनाया था, और जब वो संविधान को पढ़ने वाला व्यक्ति सांसद, विधायक, MP बनेगा, फिर वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। इसका एक ही इलाज है कि जब तक वोटर प्रत्येक घर में भारत का संविधान नहीं होगा तो देश का विधान हो नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूं, और 33 करोड़ देवताओं की फोटो जहां लगानी लगाओ, दरवाजे पे अपने भारत के संविधान की फोटो लगा दो, और जो 946 मान्यताएं हैं भारत के संविधान में, अगर आप जहां सीनरी लगाते हो और वहां पर उन धाराओं को लगा दोगे, और जब बच्चा बाहर जाएगा, बेटी बेटा कोई भी, और उन धाराओं को पढ़ेगा, तो फिर बच्चा भी नहीं बिगड़ेगा, और वो फिर अधिकारी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आज तक 73 साल की आजादी में स्कूलों में भारत का संविधान नहीं पढ़ाया जाता। केवल एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि वो रामायण थी, वो महाभारत था, वो ठाकुर था, वो राजपूत था, वो चौधरी था, वो बाबूजी था, लेकिन कभी नाई धोबी, कोई वाल्मीकि कश्यप, कोई मल्ला केवट, कोई खटीक,
कोई ऐसी जाति तेली तमोली नहीं पढ़ा जाता। आज भी लोग इसी तरीके से प्रचार करते हैं कि ये सब शूद्र हैं, ये देश की जनता प्रजा है और हम इस देश के मालिक हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सबको मालिक बनाया। आओ डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को पढ़ करके, और जिस दिन वोट डालना शुरू कर दोगे उस दिन देश का अपने आप ही सुधार हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल कश्यप जी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक आम जन संविधान को पढ़ना शुरू नहीं करेगा, संविधान की बातें नहीं करेगा, तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता है। और उनका सीधा सीधा मानना है कि आप कभी भी वोटिंग करने जाएं तो केवल पार्टी या उम्मीदवार ना देखें, बल्कि उस व्यक्ति को देखें जो वो आपका भला कर सकता है। हमने बहुत ही तीखे सवाल किए ओमपाल कश्यप जी से। सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जवाब भी उसी तरीके से दिए। अब बेबाकी के साथ जवाब देने का जो उनका अपना ही एक अंदाज है, वो देखने लायक है, निराला है। और हमेशा हर व्यक्ति को, हर वोटर को यही कोशिश करनी चाहिए कि जो उनके हित की बात करता है, जो उनके पक्ष में रहता है, जो संविधान की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, हम उसी को जिता करके अपना नेता बनाएं। अन्यथा जिस तरीके से अभी चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, हर कोई परेशान है, वो आने वाले समय में केवल और केवल गुलाम बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि हमारे संविधान में ऐसी आजादी दी है कि वो खुद अपने सत्ता पर काबिज हो सकता है, अपनी हर एक सुविधा जो उसे चाहिए वो प्राप्त कर सकता है। तो संविधान को पढ़ें, संविधान को माने, संविधान को जाने, तभी आप इस तरीके की अपनी जो अधिकार है, हक है, वो पा सकते हैं। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।